अगर हम लोग साधु संत सन्यासी पीर फकीर नहीं है तो हमारा उद्देश्य है गृहस्थ जीवन का, और गृहस्थ जीवन का मतलब ही होता है संपत्ति। एक इंसान अपनी जवानी को, चाहे नर हो या नारी हो, अपनी जवानी को खपा देता है संपत्ति अर्जन करने में, कि उसके जीवन में कुछ संपत्ति हो ताकि आगे का जीवन सहूलियत से पार हो। तो संपत्ति यानी आर्थिक स्थिति। तो हम लोग तो सबसे पहला चीज इसी बात पर फोकस करेंगे कि आर्थिक यानी जो संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो। अगर अचल संपत्ति की बात आएगी तो एक व्यक्ति की आमदनी पर चर्चा होगी कि कैसे छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से, या फिर जो हमारे पास पर्यटन की स्थिति है, या फिर हमारे पास जो खेती की व्यवस्था है, उसके माध्यम से कैसे ऐसा सृजन किया जाए कि प्रत्येक परिवार में जितना भी 18+ से आयु का युवा हो, कम से कम उस परिवार की आयु एक व्यक्ति के हिसाब से 10,000 आज के हिसाब से होनी चाहिए, 15,000 आपके आज के हिसाब से होनी चाहिए। इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी। और जहाँ तक अचल संपत्ति की बात आई, यानी जिसको हम लोग जमीन का टुकड़ा कहते हैं, ये मनुष्य के लिए सबसे बड़ी संपत्ति कही जाती है। बाकायदा आज बिल गेट्स से भी ये साबित किया, उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेचकर जमीन खरीदा है एगो जिला के बराबर। आज हम देखिए हसदेव को उजारा जा रहा है अडानी के नाम पर। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि ये जो पैसा है, ये जो मोबाइलें हैं, या फिर ये जो हमारे पास संपत्तियां हैं, ये कहीं ना कहीं माने लिमिटेड है, लेकिन जो जमीन का टुकड़ा है वो चिरंजीवी चिराल तक रहेगा। तो इसलिए हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक आम व्यक्ति, एक खुशहाल राष्ट्र, एक खुशहाल राज्य तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति के पास उन्नति का अवसर मिले या फिर वो इनकम का साधन हो। तो इन पर सरकार नहीं देख रही है। लगातार वो ऐसे चीज़ों पर अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं जिनसे केवल वो ऐशो आराम का जीवन यापन कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक बहुत बड़ी आबादी इस राज्य में लगातार हाशिए पर जा रही है। युवा लगातार कुंठित हो रहे हैं, लगातार मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं और अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं दिख रहा है। वह मैक्सिमम सरकार चाह रही है कि हम किस प्रकार से जितना भी इस सरकार में है अपने पैसे को इधर से उधर करें, बचा लें। वो अपने आने वाली 100 पीढ़ी को देख रही है, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ी के बारे में वो सोच नहीं पा रही है। देखिए एजुकेशन लेवल आज क्या हुआ है। तो इसलिए मेरा मानना है कि विजन होना चाहिए। अगर जो सदन के भीतर जो लोग बैठे हैं उनके पास विजन, हम लोग बोलेंगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करेंगे। हमने कभी थोड़ी कहा कि हम जादू की छड़ी घुमा देंगे या फिर हम कोई मंत्र फूंक देंगे और अचानक चमत्कार हो जाएगा। बस हम जो वर्तमान में जो बैठे MP MLA कर रहे हैं उन कामों को नहीं दोहराएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हाल ही फिलहाल में कुछ मीडिया लोगों के माने अनुभवी, उनकी उम्र लगभग 50 से 60 के आसपास सभी की थी, 6-7 लोग साथ बैठे थे। उन्होंने एक संसद का नाम गिनाया, अभी चूंकि हम नाम नहीं डायरेक्ट लेते हैं, बोला कि उनके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है। शबाजी मान के देखिए आज के डेट में अगर वो सांसद नहीं, वो सांसद का सुपर सांसद भी है ना, तो मेरा मानना है 200, 300, 250 करोड़ उसका मैंने ऐसो आराम जीवन के लिए काफ़ी है। यानी सोचिए उसके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 50,000 करोड़ है, मायने है इतना पैसा। उस पैसे से मुझे लगता है कम से कम 4-5 को जिला को देखा जा सकता है। जब एक सदन में बैठा इंसान इतना जमा करके रखा है, तो इसीलिए हमारी जो मानसिकता होगी हम लोग स्पष्ट कह देंगे, हम लोग डाउन टू अर्थ की पॉलिटिक्स होगी, न्यू पॉलिटिक्स होगी, और बिल्कुल भी हम लोग निजी जो संपत्ति होगी उस पर प्रतिबंधित रहेगी। अगर कोई हमारे दल से भविष्य में इस प्रकार होगा तो अगले चुनाव में वो शिरकत नहीं करेगा। अच्छा, आप अभी कह रहे थे 50,000 करोड़ की संपत्ति है किसी की। इसके बाद एक चीज़ याद दिला रही है मुझे कि हमारे जो हेमंत सरकार है, हेमंत जी कह रहे थे कि राज्य सरकार के अलावा जो वो हमारी केंद्र सरकार है उसके पास बकाया कुछ 50,000 करोड़ कुछ ऐसी राशि है जो बकाया है राज्य सरकार के लिए। अब राज्य सरकार के ही लोग जो है, जो हेमंत जी के लोग हैं, उनके द्वारा आप देख रहे होंगे कि ED की रेड चल रही है, उनके पास से भी करोड़ों के रुपए बरामद हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब कि एक तो वो ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्जाम नहीं, हालांकि हकीकत है कि हाँ केंद्र सरकार के पास कुछ इतने पैसे हैं, लेकिन राज्य सरकार के भी तो पास इतने पैसे निकल रहे हैं, उन्हीं के लोगों के पास से निकल रहे हैं। तो ये पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या रूल है इनका? देखिए इसके लिए कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट्स, ये सहयोगी हैं। और एक भूखी गरीब जनता को लगातार हिटलर ने जो कहा था कि जनता को इतना ही दो कि उसे जिंदा रहना ही विकास लगे, तो उसी के तर्ज पर जनता को इतना निचोड़ कर कार्य कर रही है कि आज उनके पास अकुत धन संपत्ति जमा हो गई है। और मैक्सिमम जो भी हमारे MP MLAs हैं, तो इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें वास्तव में अगर चाहते हैं इस राष्ट्र की उन्नति हो, तो सबसे पहले जितने MP MLA हैं वह अपनी धनराशि का कम से कम 75% पैसा दान कर दें, क्योंकि ऐसे भी उन्होंने चोरी से और जनता को धोखा देकर, भारत के संविधान को धोखा देकर उस पैसों को कमाया है, तो बेहतर होगा। और मैं तो बार बार इस बात को भी रखता हूँ कि एक आर्टिकल ऐसा बने भारतीय संविधान में कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जो फिर जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं,
उन पर एक वैध तरीके से लीगली महीना में, 4 महीना में या 6 महीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें प्रेस उनसे सवाल करे। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए विधायक पर ये एक तय होगा कि नहीं, आपको प्रत्येक 3 महीना में या 6 महीना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करना है। अब मान के चलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक जी से ये सवाल होगा कि माननीय विधायक जी, ये बताइए कि आपका ये 10वां साल है विधायकी का, लेकिन जब 10 साल पहले आप विधायक नहीं थे तो आपके पास मात्र 5 एकड़ जमीन थी जो आपके बाप की थी। आज आपके पास 50 एकड़ जमीन कैसे आई? पहला सवाल। ये 45 एकड़ जमीन आप कैसे निकालें? अगर 45 एकड़ जमीन को हम गुना भाग कर रहे हैं तो करोड़ों में ये पैसा आ रहा है। इस बीच इतना पैसा आप कहाँ से पाएं? उसके ये सवाल होना चाहिए मीडिया का। आज जो मीडिया इंडिया पाकिस्तान करते रहती है, हिंदू मुसलमान करते रहती है, माने इस तरह के जो बेतुका सवाल जवाब माने देश के सुप्रीम मीडिया हाउस पर होता है, तो वहाँ मैंने एक पार्टिकुलरली हर बार 2-4 सांसदों को उठा कर ले जाना चाहिए था। हमारे पास 790 सांसद हैं, उनका एक समय निर्धारण होता और समय समय की अवधि में उनसे सवाल होना चाहिए था कि आप ये कहाँ से आया। अगर मान के चलिए वो आंसर दे देते, चूंकि मान के चलिए चालाक लोग हैं, धूर्त किस्म के लोग हैं, वो अगर बता देते कि नहीं मैंने 2000 पैसा जो कमाया है वो लीगली कमाया है, तब वो दूसरा सवाल करती जनता कि हमने व्यापारी चुना था या एक विधायक चुना था। अगर व्यापारी चुना तो फिर आपको जाना नहीं चाहिए था। अगर वो लीगल घोषित भी कर देगा कि ये सारा पैसा जो मैंने कमाया हुआ जेन्युइन है, आप जनता के दरबार में सवाल होता कि हमने आपको इसलिए चुना था कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में जो सोचेंगे, उनकी शिक्षा को बेहतर करेंगे, उनके रोजगार के अवसर को सृजन करेंगे, उनकी स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे, उनकी सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने वो सारे काम छोड़कर क्या किया? केवल और केवल अपनी आने वाली 100 पीढ़ी को देखा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे राज्य में जितने भी MP MLA हैं, अगर 10 से 15% को निकाल कर बाकी जितने बचेंगे, मुझे लगता है आने वाले 200 सालों तक वो बैठकर खाएंगे, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है। तो इसलिए एक कानून कहीं ना कहीं उस पर बनना चाहिए। आज देखिए संविधान ऐसा बात नहीं, संविधान का अनुपालन या कानून का डर केवल एक गरीब तबका करता है। जो डरा सहमा है वही कानून से डरता है, ये लोग नहीं डरते हैं। तो इसलिए इस बात का भी आभास होना चाहिए कि लोकतांत्रिक भारत में वास्तव में लोकतांत्रिक है, तो वही डर MP MLA को भी होना चाहिए। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं जिसको पूरा देश को फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आज देखिए आने वाले दिन होगा 2047 तक, अभी जो विकसित भारत का कार्यक्रम चल रहा है या फिर जो भी एक कार्यक्रम चल रहा है हर जगह पर, तो निश्चय हो सकता है भारत 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ के जो आम व्यक्ति हो विकसित भारत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वो ऊपर भारत विकसित हो सकता है, दुनिया के सामने आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हमारा भारत विकसित है, दुनिया के सामने आप अपनी इकोनॉमी को भी ट्रिलियन में प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज दुनिया की 3रे नंबर के पायदान पर है। लेकिन एक आम व्यक्ति कहाँ है? आज आप हंसदेव जंगल की ही बात करें, बस एक व्यक्ति के लिए, चूंकि ये तो सर्वविदित है कि माननीय अडानी जी ने अभी वर्तमान की सरकार को बहुत बड़ी रकम फाइनेंस किया है, तो एक व्यक्ति के लिए आप उतने बड़े जंगल का विनाश करेंगे? आप एक व्यक्ति के लिए उतनी बड़ी आबादी जो पारंपरिक दशा में उस भौगोलिक स्थिति के साथ जीवन यापन करती है, आप उनको बर्बाद कर देंगे? क्या उस माइंस की जरूरत देश को है या देशवासियों को है? आज कहीं सोना मिल रहा है, आज कहीं हीरा मिल रहा है, आज कहीं यूरेनियम मिल रहा है। आप इंसान के जीवन को ताक में रखकर, उनके जीवन को संकट में रखकर उस खनन को कर रहे हैं। तो बताइए ये देशभक्ति और देश का मतलब क्या है? तो इसलिए मेरा मानना है आज पूरे देश को सोचना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और जो भी इस देश का, चाहे अब देखिए ओझा सर का भी कोई वीडियो देख रहे थे, खान सर का देख रहे थे, विकास दिव्य कीर्ति का देख रहे थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर वहाँ कायदे के लोग बैठेंगे तो कायदों पर चर्चा होगी। लेकिन युवा बोलता है कि नहीं आई हेट पॉलिटिक्स। वो आई हेट पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो आई हेट कंट्री से करता है, क्योंकि भारत एक पॉलिटिशियन कंट्री है, यहाँ पॉलिटिशियन इस कंट्री को चलाएंगे। इसलिए जो युवा इस बात को कहते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, इसका मतलब आप कंट्री से ही हेट करते हैं, क्योंकि कंट्री और पॉलिटिक्स एक दूसरे के पूरक हैं, आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कायदे से बैठने वाले कम से कम युवा चुनकर जाएं जिनमें पॉलिटिकल अनुभव और खासकर वो डाउन टू अर्थ हो। अगर डाउन टू अर्थ नहीं होगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं तो फिर हम भी जाकर उसी परंपरा को फॉलो करेंगे, हम भी उसी प्रथा को फॉलो करेंगे, और उसी व्यवस्था में अगर हम लिप्त हो जाएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स में आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। देश भर में बातें तो हो गई, लेकिन राज्य भर की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि राज्य भर में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। और ईडी की दबिश इस कदर देखने को मिल रही है कि साहेबगंज के जो DSP रहे या साहेबगंज के कुछ ऐसे जाने माने लोग हैं जिनके घरों पर ईडी की रेड लगी है। आपको क्या लगता है साहेबगंज जगह को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए साहेबगंज को टारगेट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का संबंध वहाँ से, बरहेट विधानसभा आपका साहेबगंज से ही आता है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और ठीक है, चूँकि
मुख्यमंत्री अगर दोषी है थोड़ी हम उनका बचाव करेंगे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि एक लोकतांत्रिक ढांचे का आप अनुपालन कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक भारत जिसकी अवधारणा इस देश के महापुरुषों ने गांधी, अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुषों ने इस देश की अवधारणा रखी है, जिस लोकतांत्रिक की, भारतीय जनता पार्टी को देश को बताना चाहिए कि वास्तव में उसी लोकतांत्रिक अनुकरण हो रहा है कि नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का। ठीक है, ईडी साहेबगंज में है तो ईडी धनबाद बोकारो में भी होना चाहिए, ईडी जयंत सिन्हा के पास भी होना चाहिए था, ईडी राज सिन्हा के पास भी होना चाहिए था, उनके जो विधायक एमपी हैं उनके पास भी ईडी जाना चाहिए था। फिर ऐसा मान ले हम कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके पास कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जो लिस्ट में ना शामिल। जी नहीं, मैंने आपको जो 50,000 करोड़ कहा ना वो बीजेपी नेता का लिस्ट है, लेकिन चूंकि इन पर अभी आपके पास लीगली डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस पर खुल के आप चर्चा नहीं कर पाएंगे। 50,000 करोड़ की राशि एक एमपी के पास, तो उनके लगभग 11 एमपी हैं। अगर 11 में 3 को ईमानदारी की श्रेणी में रख दे तो 8 के पास मिल जाएगा, कम से कम 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ मिलेगा। लेकिन चूंकि सरकार उनकी है जैसा चाहेगी, अभी लोगों को मजा आ रहा है इंडिया पाकिस्तान करके, अभी लोगों को मजा आ रहा है कि पाकिस्तान का टमाटर का रेट बढ़ गया है, लेकिन जब सिकंजा एक आम व्यक्ति का जिस प्रकार हंसते हुए जंगल उजारा गया, उसी प्रकार जब पारसनाथ को टारगेट किया जाएगा और झुमरा को टारगेट किया जाएगा तब लोगों की भक्ति उतरेगी। आम व्यक्ति भी तो यहाँ पर आम व्यक्तियों के बीच जब हम उतरते हैं तो आम व्यक्ति ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह फॉलो करती हुई नजर आती है किसी भी पार्टी को। उनका कहना है कि चाहे जो हो जाए, पेट्रोल का दाम 1000 रुपए क्यों ना हो जाए, लेकिन हम वोट उसी को करेंगे। तो यही बोलें तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का जो देश स्थापित किया गया था, आज कहीं ना कहीं लोग उससे बहुत पीछे हो चुके हैं। उसका कारण है हमारी शैक्षणिक व्यवस्था। इसीलिए आज वही 12th फेल का जो वो इंटरव्यू था बड़ा बेहतर संदेश देता है कि भाई सही बात है, अगर भेड़ बकरियों की तरह रहेंगे तो अशिक्षा रहेगी, तो भेड़ बकरियों की तरह उनके वोटर्स बनेंगे। आज लोग हमसे क्यों नाराज है पॉलिटिशियन? क्योंकि हमने सवाल करना सिखाया। इन 2 सालों में जितना मैंने राज्य के युवाओं को सिखाया, 23 साल के झारखंड में कोई लीडर नहीं सिखाया होगा। इसको हम छाती ठोंक के कहते हैं। लोग हमारी आलोचना करें या फिर जो करें, लेकिन 2 सालों में जितना आज युवा खुलकर, आज एक 9वीं 10वीं क्लास का लड़का खुलकर वीडियो के सामने जनता दरबार में सवाल करता है, आज विधायक के सामने सवाल करता है। हाँ, भले उन पर 353 का एफआईआर हो जाता है, लेकिन आज 2 सालों में हमने सवाल करना सिखाया। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आज राज्य में इतना बदलाव लाया है। सोचिए, हर गांव से, हर कस्बे से अगर पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आएंगे और इनसे टकराएंगे तो इस राज्य का परिवेश क्या होगा? हमें एक फिलहाल तो मानना होगा ना। आज बताइए कहाँ सवाल नहीं हो रहा है? हर जनता दरबार में अब सवाल होता है, विधायकों का हालत खराब हो जाता है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सही बात है, आज भी जनता को उस कदर का शैक्षणिक, मतलब आज देखिए, आज लोग हमें क्यों पसंद करें? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने स्वविवेक से कोई भी निर्णय लेते हैं या फिर अपने स्वविवेक से अपनी बातों को रखते हैं और अपना जो अध्ययन मैंने हासिल किया है उसके आधार पर तर्क देते हैं। तो इसलिए शैक्षणिक व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक है। और मेरा मानना है कि भले कोई इंटर के बाद नौकरी करे या ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करे, कम से कम उसकी सोच पीएचडी माइंडेड होनी चाहिए। पीएचडी मस्ट, उसका सोच, और पीएचडी का डिग्री ले या ना ले, उसकी सोच कम से कम पीएचडी तक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तर्क सिखाता है। पीएचडी कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है उस दुनिया से उसको ऊपर ले जाता है। जितने भी दार्शनिक दुनिया में रहे, चाहे कार्ल मार्क्स की बात करें, प्लेटो की बात करें, अरस्तु की बात करें, विवेकानंद की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो दार्शनिक, पीएचडी का मतलब ही दार्शनिक सोच, आपकी सोच को दार्शनिक बनाना। चाहे कलाम की बात करें, अम्बेडकर की बात करें, तो इसलिए मेरा मानना है युवाओं को अपनी सोच को मैंने अपग्रेडेड करना चाहिए, तभी उनको पॉलिटिक्स समझ में आएगी। और बिल्कुल आज देखिए ना, हम लोग लगभग अपने विचार को शून्य कर चुके हैं। सोशल मीडिया में एक पिक्चर वायरल हुआ, बिना सोचे, बिना उसका सत्यापित किए हुए, बिना सत्यता की जांच किए हुए आप धड़ाधड़ वायरल करने लगे। आपकी भी तो एक तस्वीर वायरल हुई थी, तो वो कब टोपी पहने हुए, और फिर एक तरफ से एक समुदाय के लोग आपके ऊपर हावी हो उठे। तो देखिए, हम सबसे पहला बात कहेंगे, उसमें सोचिए कि आप उस समुदाय से घृणा करते हैं। जो समुदाय के लोग हमारे अगल बगल खड़े हैं, इसका मतलब जिन लोगों ने घृणित मानसिकता से उस तस्वीर को अगर वायरल किया होगा, पहली बात बहुत पुरानी है। उस समय हमें पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज भी न था, जब केसेस की स्थापना हुई थी। नहीं, पुरानी हो नहीं हो तो पिक्चर तो पिक्चर होता है भाई, तो पिक्चर को क्या है घृणित, वो एक घृणित विचारधारा के लोग हैं। वैसे लोग बहुत घृणित विचारधारा को प्रदर्शित कर रहे हैं और उनसे बचना चाहिए। और मेरा मानना है, इसीलिए मैंने कहा विचार शून्य हो चुका है। अभी मान के चलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मोटा मोटी उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग अपने 10 सालों का प्रधानमंत्री करियर में लगभग 22,000 बार कपड़ा बदला है। तो बहुत बार उन्होंने कपड़ा क्यों बदला? कि ना वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति थी, तो झारखंड आए तो झारखंड की जो वेशभूषा है उसको उन्होंने स्वीकार किया। अगर वो नागालैंड गए तो नागालैंड की जो वेशभूषा थी उसको स्वीकार किया। तो ये वेशभूषा उस क्षेत्र की होती है, उस लोगों की होती है, और लोग इसलिए अपना लेते हैं कि उसको लगे कि हम उनमें अपनत्व का भाव है। इसका मतलब थोड़ी ये वोट तंत्र से ही हर कोई नहीं चलता है। उस समय तो हम कोई जाके तस्वीर को ठीक से निहार कर देखिए, हमारा मैंने रोया भी नहीं आया शकल में।
तो ये, और अगर ऐसी बात है जिन लोगों ने वायरल किया है वो जाहिर सी बात है उनसे हम आग्रह करेंगे, जिस समुदाय के प्रति अगर आप पोस्ट के माध्यम से अपनी घृणा को जाहिर करते हैं तो आप कोशिश कीजिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल ना भरें, क्योंकि वो पेट्रोल सारा का सारा उस समुदाय के वतन से आता है जिसमें उनकी मेजोरिटी है। तो आगे हम उम्मीद करें कि ऐसी तस्वीरें आपके और वायरल होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है कि आपको देखा कि व्यक्तिगत रूप से आप इसको तोड़ नहीं पाए, पैसा से दिखता नहीं है, डर तो इसको लगता नहीं है, आपको अधिकारी रहे पदाधिकारी रहे लगता है ये मैंने मौत कफन बांध के घर से निकला है। फिर उन्होंने मेरा कुर्मी वाला कार्ड खेला जाति का, अब इन्होंने धर्म का कार्ड खेला है, फिर आगे ना जाने कौन सा कार्ड खेलेंगे। लेकिन जो सच्चाई है, जो जेन्युइन है, हमारी लड़ाई स्पष्ट है, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। झारखंड, झारखंडियत, झारखंड की संस्कृति, 1932 का खतियान।